ना डिविडेंड पॉलिसी देखते हैं आज, लाभांश नीति। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखते हैं लाभांश क्या होता है ना, डिविडेंड क्या होती है। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ना, तो प्रॉफिट को अपने अंशधारकों में जो बांटती है उसी को क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है उसका दो काम होता है, या तो अपने पास में रिटेन करके रखती है वो, है ना, रिटेन अर्निंग के रूप में अपने पास में, है ना, या फिर उसको क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना। तो उनको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश, है ना। लाभांश को क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड क्या होती है ना, इट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। तो लाभांश कंपनी के लाभ का वह भाग है जो उनके अंशधारियों में वितरित की जाती है, उसे हम लाभांश कहते हैं। ठीक, तो लाभांश मतलब लाभ का क्या है, ये भाग है जिसको हम अंशधारियों में वितरित करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो क्लास जैसे होगा ना, मैं इसके कुछ कुछ नोट्स रखा वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो उसको बढ़िया आप नोट्स डेफिनेशन में लिख सकते हैं, है ना। अभी आप बस समझते जाइए। तो इसके टाइप्स जो होते हैं, टाइप्स में एक होता है रेगुलर डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड, है ना। तो रेगुलर डिविडेंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, नियमित लाभांश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना भी डिविडेंड देंगे लेकिन कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड उनको देना ही है ना, ये इसमें निर्धारित करके रखते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे पर्सन हो सकते हैं, जो नीडी पर्सन हो सकते हैं, रिटायर पर्सन हो सकते हैं ना, विडो हो सकते हैं ना। तो इस प्रकार के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनमें विश्वास को जागृत करने के लिए कंपनी क्या करती है, उनको हमेशा डिविडेंड देती है, चाहे कितना भी दे, है ना। उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर डिविडेंड। तो डिविडेंड पॉलिसी जो होती है, तो ये आपका टाइप्स ऑफ क्या है, आपका डिविडेंड पॉलिसी है ये, है ना, डिविडेंड पॉलिसी, है ना। तो डिविडेंड पॉलिसी कैसे हो सकती है, तो एक रेगुलर डिविडेंड हो सकता है, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है, और सेकंड क्या हो सकता है आपका, स्टेबल डिविडेंड। स्टेबल डिविडेंड मतलब क्या होगा, इसमें इसका जो डिविडेंड का जो दर होगा वो आपका फिक्स होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जो मिनिमम डिविडेंड देना है वो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा, उससे कम तो कंपनी देगी नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है, तो रेगुलर में आपका कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो मिनिमम अमाउंट होगा फिक्स होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कंपनी सोचती है कि 40% हमको डिविडेंड देना है ना, तो वो परसेंटेज क्या होगा, इसमें फिक्स होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो डिविडेंड होता है वो आपका निर्धारित होता है, इसमें निर्धारित नहीं होता, लेकिन देना है वो फिक्स होता है ना। और हो सकता है आपका इरेगुलर डिविडेंड, इरेगुलर डिविडेंड, है ना। इरेगुलर डिविडेंड मतलब अनियमित लाभांश। तो इसमें लाभांश दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं ना, इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है ना, कंपनी के मूड पर रहेगा लाभांश देना कि नहीं देना है। तो ये क्या आपका अनियमित लाभांश हो गया ये। और है आपका नो डिविडेंड पॉलिसी, ना नो डिविडेंड पॉलिसी, तो कंपनी का ऐसा भी नहीं हो सकता डिविडेंड देना ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनका कैपिटल क्या होगा, एप्रिसिएशन होगा, उनकी पैसा का वैल्यू बढ़ता रहेगा। जब उसको वो लोग बेचेंगे तो उनका कैपिटल एप्रिसिएशन रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का लेंगे तो 150 रुपए का शेयर हो जाएगा, है ना। इसमें किसी प्रकार का लाभांश नहीं मिलेगा, केवल क्या होगा, उनको कैपिटल गेन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, नो डिविडेंड पॉलिसी में तो कंपनियां चारों में से कोई भी प्रकार की डिविडेंड पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती हैं, है ना, कंपनी पे डिपेंड करता है। अब इसका देखते हैं कि ये डिविडेंड किस फॉर्म में हो सकते हैं ना। अब कंपनी मान लीजिए डिविडेंड दे रही है आपके पास, है ना, तो यहाँ पे बस डिविडेंड दे रही है, लेकिन बाकी जगह तो दे नहीं डिविडेंड। तो डिविडेंड किस किस फॉर्म में दिया जाता है, देखते हैं फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के प्रकार। तो एक तो होता है हमारा कैश डिविडेंड,
कैश डिविडेंड, तो सीधा पैसा दे दिया उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, बात खत्म, है ना, ये हो जाता है कैश डिविडेंड। और बी होता है आपका स्क्रिप और बॉन्ड, ना। तो अब कंपनी के पास में पैसे नहीं है अभी, है ना, तो उनको क्या करना है, पेमेंट डिविडेंड तो देना है ना, लेकिन कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसको ना स्क्रिप या फिर बॉन्ड दे सकते हैं ना। तो स्क्रिप क्या होता है, एक रिटर्न एक डॉक्यूमेंट होता है ये, है ना, जिसमें ये लिखा होता है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपको शेयर दिया जाएगा, है ना। तो शेयर देने के लिए एक स्क्रिप देते हैं, और बॉन्ड आपको पता है ना, तो इसमें बॉन्ड दे देंगे, तो बॉन्ड में क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट होता है, तो उस समय तक क्या होगा, उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा कि बाद में फिर पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएंगी। तो यहाँ पे करंट पेमेंट को टालने के लिए क्या करते हैं, स्क्रिप या फिर बॉन्ड देते हैं। तो स्क्रिप मतलब क्या होगा, बाद में आपको डिविडेंड शेयर मिलेगा, है ना, अभी नहीं मिलेगा। और बॉन्ड में मतलब क्या होगा, आपको बाद में पैसे मिलेंगे और बीच में इंटरेस्ट मिलते रहेंगे, है ना, पर्टिकुलर डेज के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड होगा, है ना। तो स्क्रिप में फिर बॉन्ड दिया जा सकता है। तो ये भी क्या है, डिविडेंड के फॉर्म है, अगर कंपनी के पास पैसे नहीं, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डिविडेंड, ना। तो अब पैसे नहीं देके कंपनी के पास में कुछ प्रॉपर्टीज है ना, तो प्रॉपर्टी को ऐसे डिविडेंड के फॉर्म में दे सकती है ना। इसको कंपनी बहुत कम उपयोग करती है ना, प्रॉपर्टी बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे उनके पास प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको फॉर्म को बहुत कम उपयोग किया जाता है। और होता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड या फिर इसको बोनस शेयर बोलते हैं, बोनस शेयर। तो इसका भी उपयोग कंपनी तब उपयोग करती है जब कंपनी के पास में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, कंपनी के पास तरलता की कमी होती है, तो स्टॉक डिविडेंड या फिर बोनस शेयर दिए जाते हैं ना। तो यहाँ पे उनको पैसे नहीं देके उनको पर्टिकुलर शेयर दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ओनरशिप है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, तो कंपनी इसका यूज नहीं करती है जनरली। लेकिन जब कंपनी को डिविडेंड देना ही है, कंपनी के पास में लिक्विडिटी कमी है, तब स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो स्टॉक देते हैं उसको ये बोनस शेयर बोलते हैं, ठीक। तो ये चारों फॉर्म क्लियर हो गए डिविडेंड के, क्लियर है ना। ये सर एक बार स्क्रिप्ट बताए ना। हाँ ठीक ठीक सर सेकंड एक बार बता दीजिए। ठीक ठीक बताया था, है ना। तो स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होती है, एक ना एक रिटर्न, स्क्रिप्ट क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसको कंपनी कुछ समय के बाद में शेयर देंगे, है ना। इस हिसाब से इसमें एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना। कुछ समय बाद में एक कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर उनको दिया जाएगा, तो वो आपका स्क्रिप्ट होता है वो। और बॉन्ड तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये करंट पेमेंट को टालने के लिए कुछ समय उनको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, आपको कुछ समय बाद में आपको शेयर दे दिया जाएगा। या फिर उस रिटर्न स्टेटमेंट ऐसा भी रहेगा कि आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपको कुछ अमाउंट दे देंगे, है ना। तो वो बॉन्ड के जैसे ही है, दोनों चीजें, है ना, इक्विवेलेंट है दोनों चीजें, क्योंकि हम पेमेंट कब कर रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, है ना। चाहे शेयर दे चाहे अमाउंट दे, वो आपको क्या मिलेगा, अभी नहीं देके हम पर्टिकुलर टाइम के बाद में देंगे, तो वो आपका स्क्रिप्ट होता है वो, ठीक। क्लियर हुआ ये। जी सर। हाँ, तो आगे देखते हैं। चंदन समझ में आ रहा है ना। आज बढ़िया छुट्टी है घर में, आज वीडियो भी दिख रहा है आपका। चंदन आवाज आ रही है यार मेरी। आ रही सर, आ रही है। हाँ ठीक। अब देखते हैं हम लोग ना डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म।
उसको बोलते हैं लाभांश निर्णय, है ना, और फर्म का मूल्यांकन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम डिविडेंड देने का निर्णय ले रहे हैं तो इसमें फर्म का मूल्यांकन में प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है ना, इसमें ये चीज देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरी है। तो एक क्या बोलता है कि डिविडेंड अगर आप दे चाहे ना दें, फर्म की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिलेवेंस थ्योरी बोलेंगे ना। रिलेवेंस मतलब प्रासंगिक सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेवेंस बोलते हैं। और एक थ्योरी क्या बोलते हैं कि आप डिविडेंड देंगे, है ना, तो फर्म का जो वैल्यू है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दो प्रकार के सिद्धांत है यहाँ पे, एक थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है और रिलेवेंस है ना। तो रिलेवेंस का मतलब क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, इररिलेवेंस मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, अप्रासंगिक। सर उसका हिंदी में भी बता दीजिए। ये लिख रहा हूं ना, अप्रासंगिक थ्योरी ऑफ रिलेवेंस, ये प्रासंगिक। तो प्रासंगिकता का सिद्धांत बोलते हैं इसको ना, अप्रासंगिकता का सिद्धांत, और ये अप्रासंगिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें ना दो चीजें आती हैं। ठीक है, इसमें दो थ्योरी है और यहाँ पे भी दो थ्योरी है ना, चार थ्योरी है यहाँ पे। तो एक है रेसिडुअल अप्रोच, रेसिडुअल अप्रोच, इसको अवशेष बोलते हैं ना, अवशेष उपागम। और है यहाँ पे एमएम मॉडल, एमएम मॉडल ना, मधुगानी मिलर मॉडल है। और यहाँ पे एक वॉल्टर मॉडल और है जॉर्डन मॉडल। जॉर्डन अप्रोच बोलते हैं इसको, जॉर्डन मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा अप्रासंगिकता सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कौन सा प्रासंगिकता का सिद्धांत है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेवेंस थ्योरी में कौन आएगा, वॉल्टर आएगा और जॉर्डन आएंगे, है ना। और ये एमएम मॉडल नहीं आएगा, है ना। तो कई बार पूछते हैं कि कौन सा नहीं है करके, है ना, कौन सा है करके, तीसरी क्वेश्चन पूछते हैं इतने से ही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से रेसिडुअल अप्रोच से। इसको आप लोग समझते जाइए, है ना। और है ना, इसका जो नोट्स है मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद में भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में, इसको आप समझते जाइए, है ना, नोट करने का टेंशन मतलब आप लोग। तो रेसिडुअल अप्रोच क्या बोलता है कि यहाँ पे जो अनधारक होते हैं ना, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो रेसिडुअल रिटेन अर्निंग और डिविडेंड में कोई भी प्रकार का अंतर महसूस नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं रेसिडुअल अप्रोच में, तो वो क्या करते हैं कि अगर कंपनी अपने पास में पैसा रखती है या फिर वो डिविडेंड के फॉर्म में देती है, दोनों उनके लिए क्या एक समान है। तो कंपनी के पास में जब कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं, है ना, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, तो कंपनी अपने पास पैसा रखती है और कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स नहीं होते हैं, तो उनके पास, कंपनी के पास जो भी फायदा होता है उसको वो एज ए डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पे ये माना जाता है कि वो डिविडेंड और रिटेन अर्निंग में किसी प्रकार का अंतर नहीं करते हैं ना। ये क्या आपका रेसिडुअल अप्रोच है, अवशेष उपागम बोलते हैं इसको। इन्वेस्टर डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिविडेंड्स एंड retention by the firm, है ना। firm should retain the earnings if it has the profitable investment opportunities, otherwise it should pay them as a dividend। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके जो नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा, है ना। ऐसे मैं आपको बताऊं, उसमें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप एमएम मॉडल, इसको बोलते हैं मौदिग्लानी एंड मिलर मॉडल। मौदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच या फिर मॉडल बोलते हैं इसको, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, एमएम मॉडल बोलते हैं इसको। ये इसका एम और ये, है ना, एमएम मॉडल बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो इसके भी कुछ इसमें एजम्पशंस हैं, है ना। तो इसके एजम्पशन मैं बताता हूँ क्या क्या है इसके। ठीक है, तो ये भी क्या आपका थ्योरी ऑफ इररिलेवेंसी है ना, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस है। तो एमएम मॉडल क्या बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि आप डिविडेंड डिक्लेयर करें चाहे डिक्लेयर ना करें, उनके वैल्यू में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन और इसका जो प्रभाव है वो फर्म की वैल्यू पे। तो ये भी क्या बोलते हैं कि डिविडेंड जो डिसीजन होते हैं, है ना, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करे चाहे ना करे, फर्म की वैल्यू में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ते। तो इसने कुछ एजम्पशंस बताए हैं। ठीक है, इसने कुछ एजम्पशन बताए और फॉर्मूले बताए जो कि एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो इनका जो एजम्पशंस है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होना चाहिए, है ना। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है, कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है, शेयर मार्केट होता है ना, जिसमें हम शेयर को निर्गमित करते हैं, है ना, उसको और उनको खरीदते बेचते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट बोलते हैं, है ना। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट है ना, तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी मार्केट होता है और सेकेंडरी मार्केट होता है। ये मैं और आगे आपको और अच्छे से बताऊंगा, है ना, और बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला जो यूनिट है उसमें सबको बताऊंगा। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जिसमें हम शेयर को फर्स्ट टाइम इशू करते हैं। ठीक है, जो आईपीओ के माध्यम से इशू करते हैं, है ना, या फिर राइट इशू के माध्यम से इशू करते हैं। तो शेयर जब फर्स्ट टाइम इशू होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, है ना। जब एक बार इशू हो जाती है फिर उसको दोबारा खरीदना है तो फिर क्या होता है, वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तो लिस्टिंग होने के बाद फिर वो क्या होता है, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है वो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट होना चाहिए, मतलब सभी को परफेक्ट जानकारी होना चाहिए, किसी के पास हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन का वो बेनिफिट ना उठा पाए, है ना। तो ये सबको क्या बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट कंडीशन होना चाहिए। ये सब आपके नॉलेज के लिए है, ये है ना, यूएस मॉडल के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि परफेक्ट मार्केट कंडीशन होना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स है वो रेशनली बिहेव करें, है ना, जो ज्यादा वैल्यूएबल उसको ज्यादा में खरीदे, जो कम वैल्यूएबल उसको कम में खरीदे गए हैं। तो ये आपका क्या है, इसमें एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं इसके, है ना। और ये इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी कॉस्ट। तो कंपनी का इन्फॉर्मेशन है वो सभी के पास में रहना चाहिए, है ना, किसी के पास में इनसाइडर ट्रेडिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं रहना चाहिए ना। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि कंपनी के अंदर की जो जानकारी है उसको हम इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं ना, उसको रख के जो ट्रेडिंग करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होना चाहिए, है ना। और देयर आर नो फ्लोटेशन और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, नोट्स में ये सब सारी चीजें रहेंगी, तो ये सब थ्योरी टाइप का ही है। तो ये सब एजम्पशन है। फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब मार्केट में हम उसको लॉन्च करते हैं, है ना, हमने न्यूमेरिकल में भी देखे थे, ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है ना, पर शेयर 2%, 1% टाइप का, उस प्रकार फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लगेगा, है ना। ये सब क्या है, इसके एजम्पशंस हैं। और कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा नहीं होगा कि पूरे शेयर मार्केट का जो प्राइस है उसको इफेक्ट कर सके, है ना, ये चीजें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि या तो कोई भी टैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो टैक्स रेट है और कैपिटल गेन है उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। देयर आर नो डिफरेंसेस इन द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। तो ये सब इसके क्या है, एजम्पशंस हैं। एंड द फर्म हैज रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, और फर्म के पास में रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं। तो ये सब क्या इसकी मान्यताएं हैं इसके एमएम मॉडल के। तो एमएम मॉडल अपना आर्गुमेंट क्या देता है, इसको देखते हैं। तो जो एमएम मॉडल का जो आर्गुमेंट है, तो एमएम मॉडल क्या बोलती है कि जब कंपनी क्या करती है, डिविडेंड देती है ना, कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी, है ना। कोई कंपनी क्या करे, डिविडेंड दे रही है,
तो क्या होगा, फर्म का जो वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि कोई कंपनी डिविडेंड दे रही मतलब उसको अच्छी कंपनी माना जाएगा, है ना, प्रॉफिटेबल कंपनी माना जाएगा। लेकिन कंपनी को जब पैसे जरूरत पड़ेगी, है ना, जब कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, है ना, जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करेंगी, तो जब कंपनी क्या डिविडेंड दे देगी तो उसके पास तो पैसे बचेंगे नहीं, और कंपनी के पास कुछ प्रोजेक्ट रहेगा, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर से उनको पैसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, है ना, तो बाहर से जब कंपनी क्या करेगी, पैसे लेगी, तो बाहर से पैसे अगर कंपनी लेती है ना, तो बाहर से पैसा लेने का, तो कंपनी कैसे बाहर से पैसा लेगी, नया शेयर कंपनी इशू करेगी। अब कंपनी तो वही है ना, तो पहले मान लीजिए 100 शेयर होल्डर्स हैं, अगर अब कंपनी मान लीजिए 50 शेयर और इशू कर रही है, तब कितने जाएंगे, 150 हो जाएंगे, और जो भी फायदा होगा किस में बटेगा, वो 150 में बटेगा, पहले 100 में बटना था, है ना। तो कंपनी का जो शेयर का वैल्यू है वो कम हो जाता है ना। तो पहले हमने क्या किया, डिविडेंड पे किए, तो कंपनी का शेयर क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। लेकिन बाद में जब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है तो कंपनी की जो फर्म की वैल्यू वो कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या है, सीधा शेयर प्राइस ही मान के चलिए आप लोग, है ना। वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो ये आर्गुमेंट देते हैं कि अगर हम डिविडेंड देते हैं तो हमारा क्या होता है, फर्म का वैल्यू बढ़ेगा, और हमको पैसे जरूरत पड़ेगी, है ना, तो क्या होता है, जितना यहाँ पे इंक्रीज होता है वो इतना डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, फर्म का जो वैल्यू है ना, तो जो इनिशियल वैल्यू है ये वहां पे पहुंच जाती है, इनिशियल वैल्यू। तो अब कहां पे पहुंच गया अपन, इनिशियल वैल्यू में। तो कुल मिला के क्या बोल रहे हैं, कंपनी डिविडेंड दे चाहे डिविडेंड ना दे, फर्म की वैल्यू में कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एमए मॉडल का आर्गुमेंट है ये, है ना। मतलब ये क्या होगा कि ये जो इंक्रीज हो गया ना, फिर बाद में डिक्रीज हो गया, तो जो इंक्रीज है वो डिक्रीज को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया ना। जैसे मान लीजिए कि पहले इसका जो प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा, डिविडेंड बांटे हैं ना, तो मान लीजिए कितना हो गया, इसका वैल्यू 120 हो गया। बाद में कंपनी क्या की, बाहर से पैसा लिया है ना एक्स्ट्रा, और 50 शेयर क्या कर दी, वो इशू कर दी। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे जो प्राइस है, वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज आएगी, तब कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। तो इनिशियल में पहुंच गया ये। तो ये आपका एमएम मॉडल का आर्गुमेंट है, ठीक है। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो ये एमएम मॉडल का आर्गुमेंट समझ में आया? हाँ सर। हाँ ठीक। तो इसमें ना फॉर्मूला कैसे हम वैल्यू ऑफ फर्म को निकालते हैं ना, स्टार्टिंग में कैसे निकालेंगे और बाद में कैसे निकालेंगे। तो ये आपको ये P0 है, यह D1 P1 1 प्लस के। तो शुरू में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ना, जहाँ पे P0 क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग। तो 0 मतलब क्या होगा, आपका इनिशियल टाइम में है, तो आपका क्या है, मार्केट प्राइस है ये ना, मार्केट प्राइस पर शेयर है ये। और D1 मतलब क्या होगा आपका, एट द एंड ऑफ द ईयर प्राइस ऑफ द डिविडेंड पर शेयर है ये, है ना। और वर्ष के अंत में ये प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड। तो 1 मतलब क्या, वर्ष के अंत में प्रति अंश कीमत, और क्या, वर्ष के अंत में प्रति अंश लाभांश है। और के मतलब क्या, आपका कॉस्ट ऑफ। सर ये फॉर्मूला आप नोट्स भेजोगे, इसमें रहेगा क्या? रहेगा हाँ, ठीक है, उसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आपका इनिशियल रहेगा ये, ठीक है। इनिशियल जो प्राइस है, तो ये आपका क्या है, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर है ये, है ना। P0 क्या आपका ये मार्केट प्राइस पर शेयर, नहीं ये मार्केट प्राइस पर शेयर है ये, है ना। तो P0 मतलब क्या होगा, बिगनिंग होगा ये, बिगनिंग है। और एक आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, आपका एंड ऑफ द पीरियड रहेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद कंपनी को मान लीजिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कुछ शेयर इश्यू करेगी वो, तो वो जो इश्यू करेगी वो होता है M होता है, ठीक है। तो ये होगा I माइनस E माइनस N D1 अपॉन P1। तो कंपनी को जब ये इन्वेस्टमेंट करना है ना, तो I क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये। तो कंपनी इतना का इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना। तो E क्या है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इतने इन्वेस्टमेंट की कंपनी को जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
और ई है इसमें टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड। ये टोटल अर्निंग है ना, कंपनी ने मान लीजिए एक साल में जितना कमाया है ना, तो टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड है ये, और इतना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड पड़ी है। और D1 क्या आपका एक साल के बाद मिलने वाला डिविडेंड पर शेयर है, और P1 क्या आपका एक साल के बाद का प्राइस है ये, है ना। और ई क्या आपका ये टोटल अर्निंग है, और एम क्या आपका ये नंबर ऑफ न्यू शेयर है ये, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ न्यू शेयर, ठीक है। तो इतना शेयर कंपनी क्या करेगी, फिर से इशू करेगी, ठीक है। और ये क्या आपका इनिशियल प्राइस है। तो अब इसके बाद क्या होगा, जो नया प्राइस होगा, तो ये क्या आपका इनिशियल में मार्केट प्राइस होगा शेयर का, है ना। अब इतने हमने क्या किया, शेयर हमने फिर से इशू किए क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, है ना। तो उसके बाद अब शेयर प्राइस कितना होगा, NP0 होगा, है ना। तो NP0 क्या आपका वैल्यू ऑफ द फर्म है ये। तो ये होता है ये N + M P1 माइनस I माइनस E ना 1 + KE। तो ये क्या आपका ये वैल्यू ऑफ द फर्म है ये, है ना। ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ द फर्म है ये। तो जब कंपनी क्या की इतना शेयर इशू कर दी है ना, अब उसका फर्म का वैल्यू कितना होगा, ये होगा, है ना। तो N क्या है, हमने बाद में न्यू इशू है, तो ये क्या आपको ये ओल्ड इशू है ना, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर है ये, ओल्ड नंबर ऑफ शेयर है ये। और ये क्या आपका ये न्यू है ना, यहाँ पे मैंने बताया था ये न्यू इशू किया हुआ है ना। P1 क्या आपका वर्ष के अंत में शेयर का प्राइस है ये, है ना, मार्केट प्राइस पर शेयर है। और I इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और I क्या है ना, E क्या आपका टोटल अर्निंग है ये, और K क्या आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है ये, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो ये क्या बताएगा आपको, नया शेयर बताएगा। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, दोनों क्या आएगा, सेम आता है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि अगर हम कुछ शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम डिविडेंड दे रहे हैं ना, डिविडेंड दे रहे हैं, और उसके बाद फिर बाद में पैसे की जरूरत पड़ी, तो इतने शेयर अगर इशू करते हैं, तो बाद में जो शेयर प्राइस है वो क्या होता है, वो इतना, इससे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो है ना, ये सब तो समझने वाली चीजें हैं, है ना। आप लोग चाहेंगे तो एग्जांपल जो है मैं भेज दूंगा, जिससे आप उसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। लेकिन ये आपको ना फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। और बाकी इंटरनल कैलकुलेशन है, आप जब स्टूडेंट प्रोफेसर बनेंगे तब आप इसकी एग्जांपल देखिए, इसको क्लास में बता सकते हैं, है ना। पूरा 1 से 2 क्लास ले लेता है ये। तो ये क्या समझने के लिए है कि ये जो MM मॉडल बोलता क्या है ना। MM मॉडल यही बोलता है कि अगर आप शेयर दें चाहे ना दें, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम होगी, है ना। तो पहले का वैल्यू और बाद का वैल्यू क्या होगी, दोनों का समान होगा। अगर हम क्या करते हैं, कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, है ना, डिविडेंड डिक्लेयर के बाद में आपको पैसे जो आपने फिर से शेयर इशू किया, है ना, तो उसके बाद पहले का वैल्यू और बाद का वैल्यू दोनों इसमें क्या बताते हैं, दोनों सेम आ जाता है। सर ये MM मॉडल पहले भी तो पढ़े थे क्या? वो MM मॉडल ना उसके लिए है, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए है, तो याद रखना है ना। तो उसमें भी, तो उसमें 2 चीज दिया है ना। तो उसमें वो क्या बोलता है कि डेट का रेशियो, मतलब डेट का जो वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है, बोलता नहीं फर्क पड़ता। तो विद टैक्स और विदाउट टैक्स वाला दिया उसने, है ना। बिना टैक्स से क्या करें, डिविडेंड मतलब डेट का उपयोग करें चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है बोलते। लेकिन टैक्स अगर हम यूज करते हैं, है ना, तो फर्म की वैल्यू में मतलब हाँ, फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फर्क पड़ता है, ये बोलता है वो, ठीक है। तो उसको आप याद रखना, वो किसका है, वो कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का है। और ये है ना, और ये MM मॉडल किसमें, ये इररिलेवेंट मॉडल का ही है ना, इररिलेवेंट मॉडल डिविडेंड पॉलिसी का। सर ये लास्ट फॉर्मूला फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, इसमें ना कौन सी चीज क्या करें, ये बस याद रखिए ना। N क्या आपका पहले जितना शेयर इशू था, और M क्या आपका आपने नया शेयर इशू किया वो। P क्या आपका प्राइस ऑफ द शेयर, है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, वर्ष के अंत में शेयर का मूल्य है ये, है ना। तो ये जो शेयर का मूल्य रहेगा प्रति अंश रहेगा, है ना। और I क्या है आपका जितना आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, है ना, ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। और ये क्या आपका अर्निंग है, और 1 + KE है ना। KE क्या आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है ये। तो ये क्या निकलेगा आपका, वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगा, है ना, फर्म का वैल्यू।
ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, और आज और इसको डिटेल में समझना है तो न्यूमेरिकल है, वो मैं ना भेज दूंगा, उसको आप समझ लेना है ना। तो उसमें ये पूरा कैलकुलेट करके निकालते हैं कि जब हम डिविडेंड पे करते हैं, है ना, और नहीं पे करते हैं, दोनों कंडीशंस में क्या दिए हैं पूरा कैलकुलेशन, तो वैल्यू ऑफ द फर्म पूरा सेम आता है। सर ये लास्ट टाइम जो कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़े तो उसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं क्या? हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर में से नहीं आता है, उसमें जो थ्योरीज है ना उसमें से क्वेश्चन आता है ना। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, वहां से क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं ना, तो एक्चुअली ये वाले मॉडल से नहीं आता है, आएगा तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करने का आते हैं। इसके जो बाकी दो मॉडल है ना वहां से क्वेश्चन आते हैं ना, जो वॉल्टर मॉडल है और गॉर्डन मॉडल है ना, दोनों से न्यूमेरिकल वगैरह पे आते हैं और पूछा भी जाता है। और एमए मॉडल को पूछते हैं कि भाई ये रिलेवेंट वाला है कि इररिलेवेंट वाला है ना, देखिए इसमें आएगा इररिलेवेंट में है। तो प्रासंगिक अप्रासंगिक का अर्थ समझ में आ रहा है ना। प्रासंगिक मतलब क्या है कि डिविडेंड देने से वैल्यू ऑफ द फर्म में फर्क पड़ेगा। अप्रासंगिक मतलब डिविडेंड दे चाहे ना दे, फर्म के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। और इसमें मैंने वो बताया ना क्या बोलते हैं मान्यताएं, तो कभी कभी ये पूछ सकते हैं कौन सा इसका मान्यता है या नहीं है ना, तो वो मैं आपको बता तो दिया हूं है ना, उसका नोट्स भी भेज दूंगा, तो उसको आप लोग एक बार नोट कर लेना। अब देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस। थ्योरी ऑफ रिलेवेंस है ना, ये क्या था? इररिलेवेंस मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। अब देखते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेवेंस। थ्योरी ऑफ रिलेवेंस, प्रासंगिकता का सिद्धांत। यहाँ पे दो मॉडल हैं, एक वॉल्टर मॉडल है और दूसरा जॉर्डन मॉडल है। पहला है वॉल्टर मॉडल, ठीक है। तो वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन का वैल्यू ऑफ द फर्म पे प्रभाव पड़ता है, बोलता है ये, है ना। तो जो भी क्या होंगे हमारे डिविडेंड डिसीजन होंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, फर्म का वैल्यू कम या ज्यादा होगा, ठीक है। और इसने दो चीज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश की, तो इसे ये बोलते हैं कि डिविडेंड डिसीजन का वैल्यू ऑफ द फर्म पे प्रभाव पड़ेगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डिसाइड करेंगे कितना प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन का फर्म के वैल्यू पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। और जो एक आर होता है और के है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आर क्या है आपका, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के क्या आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या बोलते हैं कि आर, एंड ये जो आर है और के है, तो इनके बीच का रिलेशन है, ये इनके बीच का जो रिलेशन होता है ये बताता है कि डिविडेंड को देना है कि नहीं देना है और कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इनके बीच का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये निर्धारित करते हैं कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ठीक है, देना है तो कितना देना है। तो ये जो वॉल्टर मॉडल है इन दोनों के रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके आधार पे क्या है, ये मॉडल बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, पहला, तो पहले ये दोनों को समझ लीजिए आप, है ना। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, हमने ऑलरेडी देखे थे इसको, इसमें आईआरआर मेथड में, है ना। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कंपनी इंटरनली कितना रिटर्न दे रही है, ठीक है। जिससे मान लीजिए कि मेरा की टू सक्सेस का एक फर्म है ना, तो की टू सक्सेस का फर्म का जो इंटरनल रिटर्न है ना, साल में अगर कोई उसमें 100 रुपए लगा है तो वो 15 रुपए मैं उनको दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। और मार्केट तो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि जिससे हमने पैसे अरेंज किए हैं, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो समझ लीजिए आप। यहाँ पे जैसे मार्केट में मान लीजिए कि आप पैसा लगा रहे हैं ना, तो जनरली शेयर पे कितना रिटर्न दे रहे हैं, 10% रिटर्न दे रहे हैं, है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है,
रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको कितना रिटर्न चाहिए, या फिर उस इक्विटी के अगेंस्ट में कंपनी को कितना रिटर्न दे रही है। तो दोनों तरीके से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये क्या आपका कंपनी का रिटर्न है, और ये क्या आपका मार्केट में जो चल रहा है वो है, या फिर इन्वेस्टर को जितना रिटर्न चाहिए वो है ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो आर की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन के ई, ठीक है। तो या फिर इसको आप के बस लिखा होता है अधिकतर बुक में, लेकिन है ना के भी लिख सकते हैं, कई जगह लिखा रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कंपनी का जो रिटर्न है वो ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, कंपनी को अपने शेयर्स को मतलब कंपनी को जो अर्निंग है उनको रिटेन करके रखना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या जो प्रॉफिट्स हैं उसको कंपनी अपने में रिटेन करके रखें, उसको एज ए डिविडेंड के रूप में ना दें, है ना, क्योंकि डिविडेंड के रूप में देंगे है ना तो बाहर में वो क्या करें, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको किस हिसाब से मिलेगा, इस हिसाब से पैसा मिलेगा। इससे बेटर है कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है तो कंपनी उसको अपने पास में रखे, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि आर अगर बड़ा है के से, तो इस केसेस में क्या करेगी, फर्म का वैल्यू तभी बढ़ेगा जब कंपनी अपने पास में प्रॉफिट्स को रिटेन करके रखेगी। यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा आपका, रिटेन करके अगर कंपनी अपने पास में रखेगी, है ना, डिविडेंड नहीं देगी, है ना, अपने पास में प्रॉफिट को रिटेन कर रखेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोग को। जी सर। क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न दे रही है ना, और बाहर में मार्केट में कम रिटर्न मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कंपनी अगर रिटेन अर्निंग रखती है अपने पास में, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, इंक्रीज होगी, है ना। तो कंपनी अपने पास से अर्निंग को रिटेन कर रखेगी तो क्या होगी, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो बेस्ट क्या होगा आपका, जीरो रिटेंशन होगा, जो रिटेंशन रेशियो होगा, रिटेंशन तो रिटेंशन रेशियो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, और जो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो क्या होगा, बेस्ट कंडीशन होगा वो ना। और जो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब कंपनी क्या करेगी, पे आउट नहीं करेगी, और रिटेंशन कितना होगा, 100% होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी, है ना। और दूसरा कंडीशन उल्टा हो जाएगा, है ना, जब आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी और के ज्यादा होगा, तो कंपनी रिटर्न ज्यादा नहीं पा रही और बाहर में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, अपने जितने डिविडेंड सबको दे देना चाहिए, मतलब प्रॉफिट होता है उसको डिविडेंड के रूप में पे आउट कर देना चाहिए। आपको आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। हाँ हाँ ठीक। यस सर, आ रही है। कितना मिनट बचा है, कुछ दिखा रहा है क्या? हाँ सर, लेस देन 1 मिनट। ठीक है ना। तो बस यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट, है ना, एज ए डिविडेंड। तो यहाँ पे प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड कर देंगे, और यहाँ पे रिटेंशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। रिटेंशन जो रेशियो है यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, मतलब कंपनी अपने पास में प्रॉफिट